वेलकम टू ABC कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 4 है और उसकी ये 4th वीडियो है, जिसका टॉपिक होगा फ्रॉड। और इसको हम कंटेंट ले रहे हैं ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 से। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो सेक्शन 2 है चैप्टर का, जिसमें दो एरियाज कवर हो रहे हैं, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। हम इस वीडियो में फ्रॉड को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिसरिप्रेजेंटेशन को कवर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है वो ये है कि कॉन्सेंट कब फ्री नहीं होती, इफ़ इट इज़ कास्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, तो फिर उस कॉन्सेंट को फ्री कंसीडर नहीं किया जाता। तो हम फ्रॉड की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे, उसके एसेंशियल को भी डिस्कस करेंगे और साथ के साथ उसके इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। फ्रॉड की डेफिनेशन यहां पर गिवन है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्नाइवेंस और बाय हिज एजेंट। यानी फ्रॉड जो है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से होना चाहिए या उसकी रजामंदी से होना चाहिए, यानी वो किसी और को इंगेज करके फ्रॉड करने की कोशिश करता है, किसी को अपने साथ मिला के करता है कि तुम इस तरह की बात करना ताकि फ्रॉड हो जाए, तो वो भी विद हिज कनाइवेंस के अंदर आ जाएगा। और बाय हिज एजेंट हो तो तब भी ये समझा जाएगा कि वो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। तो एक तो ये कि पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होनी चाहिए फ्रॉड में, तभी वो फ्रॉड समझा जाएगा। विद एन इंटेंट, इंटेंशन, इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दूसरी पार्टी को या उसके एजेंट को डिसीव करने की इंटेंशन हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएं और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक अनड्यू बेनिफिट ले सके जो पार्टी फ्रॉड कर रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है डेफिनेशन में कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो, खुद से हो, उसकी रजामंदी से हो, उसके एजेंट के थ्रू हो। तो पहला पॉइंट तो है ये। दूसरा ये कि इंटेंशन टू डिसीव होनी चाहिए। तीसरा ये कि टू व्हाट पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ताकि दूसरी पार्टी या उसका एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। आगे चलते हैं। तो कौन सी चीजें फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर आएंगी? इसमें पहला सिनेरियो जो हमारे पास है कि अगर कोई इंटेंशनल फॉल्स असर्शन करता है, यानी जानते बूझते हुए आप कोई गलत बात करते हैं जबकि आप बिलीव करते होते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी आप किसी को करते हैं ताकि वो आपके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो फिर वो फ्रॉडलेंट एक्ट कहलाएगा। अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट मेड नोइंगली और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ इज फ्रॉड। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि जी इसकी एग्जाम्पल क्या बनती है। तो यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल 16 है। आजम सेल्स टू बाबर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रिप्रेजेंटिंग देम टू बी इंपोर्टेड गुड्स चार्जिंग अ हायर प्राइस। तो ये भी एक फ्रॉड है। तो अब आप जो है दूसरी पार्टी को बता रहे हैं कि जो गुड्स हैं वो इंपोर्टेड हैं और उसकी वजह से हायर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो जो गुड्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। तो यहां पर देखें, जानते बूझते हुए एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, तो इंटेंशनल फॉल्स असर्शन फ्रॉड के डेफिनेशन में फॉल करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सिनेरियो है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। वैसे तो जब भी कोई चीज खरीदता है तो उसकी देखभाल कर लेता है बज़ाहिर कि भाई वो ठीक है या नहीं, और देख भी लेना चाहिए हर किसी को कि वो चीज जो खरीद रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो इसमें जो रूल पढ़ते हैं कि वो क्या होगा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अब एक्टिव कंसीलमेंट होता है कि जानबूझकर छुपाया जाना। वेयर स्टेप्स आर टेकन बाय अ सेलर कंसीलिंग सम मटेरियल फैक्ट। बकायदा स्टेप्स लेता है एक सेलर के जी कुछ छुपाना है उसने, सो दैट द बायर इवन आफ्टर अ रीजनेबल एग्जामिनेशन, के जो एक मुनासिब चेकअप होता है, एग्जामिनेशन होता है कि भाई चीज़ ठीक है या नहीं, वो करने के बावजूद अगर डिफेक्ट को ट्रेस ना किया जा सके तो वो भी फ्रॉड समझा जाएगा। अब इसकी भी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जिया अ फर्नीचर डीलर कंसील्स द क्रैक्स इन फर्नीचर sold by him by using some packing material and polishing it in such a way that the buyer even after reasonable examination, भाई वो प्रॉपरली चेक भी कर ले तो भी वो जो फॉल्ट है, डिफेक्ट है, उसको ट्रेस नहीं कर सकता। अब ये एक जानबूझकर एक चीज छुपाई गई है विच इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट एंड इट वुड अमाउंट टू फ्रॉड। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स वुड बी फ्रॉड एज वेल। थर्ड सिचुएशन है जिसे आप कह सकते हैं इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस।
कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं और आपका मकसद ये है कि आप एक्चुअली अपने हिस्से का पार्ट परफॉर्म ही नहीं करेंगे, आप किसी से चीज़ें खरीदते हैं और आप ये कहते हैं कि जी मैं तो इसके लिए पे नहीं करूंगा और फिर भाग जाऊंगा, तो ये भी एक फ्रॉड ही है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू फ्रॉड। इसकी भी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, बाइंग गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद एन इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग द प्राइस। तो इसका मतलब है कि आप अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना चाहते थे। अगर शुरू से आपकी ये इंटेंशन थी, ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वजह से पे नहीं कर सके, वो फिर फ्रॉड नहीं है कि आप कहते हैं जी हालात अच्छे नहीं रहे, आपका इरादा पे करने का था, आपके पास जो है सिचुएशन ऐसी थी कि पैसे नहीं थे, आप नहीं पे कर सके, तो वो फ्रॉड नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी ब्रीच हो गई, लेकिन वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशन ही ये हो कि पेमेंट नहीं करनी, तो फिर वो फ्रॉड के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। फोर्थ है, एनी एक्ट विद एन इंटेंशन टू डिसीव इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉडलेंट। तो जहां पे भी इंटेंशन टू डिसीव होगी तो उसे भी फ्रॉड समझा जाएगा। अब यहां पर इस पर भी हम एक केस देख लेते हैं। अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस containing a statement that company paid dividends between 2001 and 2007, implying that company has been profitable. अब प्रोस्पेक्टस शायद आपने कॉलेज स्कूल की प्रोस्पेक्टस के बारे में सुना हो, तो कंपनीज की प्रोस्पेक्टस भी ज़रा सिमिलर नेचर की होती हैं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी इशू करती है, और लोग उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी के पास सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपनी के पास जो टीम है वो कैसी है, कंपनी की पास परफॉर्मेंस कैसी है, और वो इस सब से ये सब इंफॉर्मेशन की बेस पर ये फैसला करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू की, उसके अंदर स्टेटमेंट दी कि हमने जी डिविडेंड यानी डिविडेंड प्रॉफिट में से जो हिस्सा दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, वो डिविडेंड पे किया 2001 टू 2007 में, जिससे उन्होंने ये इम्प्लाई किया, इम्प्लीकेशन दी कि जी कंपनी बड़ी प्रॉफिटेबल रही है, तभी उसने प्रॉफिट में से हिस्सा दिए। इनफैक्ट कंपनी को उन सालों में लॉस हुआ था, और जो डिविडेंड है वो कंपनी ने उन सालों के प्रॉफिट से पे नहीं किए थे, बल्कि रिजर्व्स में से पे किया था, यानी जो उससे पिछले सालों में कुछ उनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे वो पड़े हुए थे, उनमें से डिविडेंड पे किया था। तो क्लियरली यहां पर एक बात ऐसी छुपाई गई जिससे लोग जो है वो डिसीव हों, ये इंटेंशन थी, तो इंटेंशन टू डिसीव की वजह से इसको भी फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो सिचुएशन है, सर्टन एक्ट्स और ओमिशन। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें चीज़ें बताना ज़रूरी होता है, और अगर आप वो चीज़ नहीं बताते और आप चुप रहते हैं तो वो भी फ्रॉड समझा जाएगा। लेकिन ये हर चीज़ में ये नहीं समझा जाएगा कि साइलेंस इज़ अ फ्रॉड। ये कुछ सर्टन एक्ट्स एंड ओमिशंस हैं जो लॉ की ने डिक्लेयर किए हैं कि इन सिचुएशन में आपको बताना चाहिए। तो उसमें से एक सिनेरियो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अमीर सोल्ड हिज हाउस टू बासित फॉर ₹10 मिलियन। तो ये हमने इलस्ट्रेट किया कि जी एक हाउस सेल कर दिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेलिंग एन हाउस, तो वो सेल कर दिया जी, कोई इशू नहीं है। द हाउस वाज मॉर्गेज विद सलमान। अब हाउस के ऊपर कोई लोन लिया हुआ था, उस पर एक मॉर्गेज एग्रीमेंट था सलमान के साथ। तो अमीर को चाहिए था कि वो बासित को बताए मॉर्गेज के बारे में कि भाई इस पे तो मॉर्गेज है, 10 मिलियन तो इस घर प्रॉपर्टी पर वैसे ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी लीगल ऑब्लिगेशन थी कि वो ये बताए, लेकिन उसने नहीं बताया। अब नहीं बताया तो सलमान ने अपना जो है ना 10 मिलियन के जो लोन के पैसे क्लेम कर लिए, और अगर उसको आप लोन पे नहीं करेंगे तो जो मॉर्गेज के अंडर वो फिर उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे पूरे कर लेगा। अब यहाँ पर ये बासित के साथ फ्रॉड हो गया, और अमीर जो है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि ये बात बतानी चाहिए थी और ये बात नहीं बताई, इसका ओमिशन किया, तो ये बात ना बताना भी यहाँ पर फ्रॉड कंसीडर होगा। तो ये 5 सिचुएशंस थी जो कि फ्रॉड कंसीडर होती हैं, और 5 थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी आपस में एक दूसरे से ओवरलैप भी करती हैं, मतलब टोटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सिचुएशन कुछ मिलती जुलती भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। तो अब आगे चलते हैं। एक फ्रॉड में क्या एसेंशियल्स हैं, यानी एक फ्रॉड के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तब ही उसको फ्रॉड समझा जाएगा। तो पहले तो ये कि फ्रॉड जो है वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से आता है, कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनीवन विद हिज कनाइवेंस और बाय हिज एजेंट। तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट आप कहते हैं जी किसी और से मैंने ये बात सुनी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये आपकी प्रोडक्ट भी ऐसी होगी। अब उस शख्स ने तो आपको नहीं बताया। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ और मैं उसके बारे में कोई क्लेम नहीं करता कि इम्पोर्टेड है या नहीं है, और आपने किसी और से ऐसे सुना हुआ था कि शायद जो मेरे पास सामान होता है वो इम्पोर्टेड होता है,
तो आप अगर तब परचेस कर लेते हैं तो वो फ्रॉड मेरी तरफ से तो नहीं हुआ, मैंने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कोई कन्विंस नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की, तो कोई इंटेंशन टू डिसीव भी नहीं थी, तो वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से अगर एक्ट होगा तो वो फ्रॉड समझा जाएगा, अदरवाइज नहीं समझा जाएगा। दूसरी बात है कि बात गलत भी हो, अगर ये साबित मैं कर देता हूँ कि जो मैंने बात की थी वो ठीक है, और तो फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, और जब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो फ्रॉड भी नहीं है। तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ये है कि नॉलेज होना चाहिए उसकी फॉल्सहुड का। अगर कोई शख्स किसी चीज़ को सच मानते हुए बता रहा है, हालांकि हो सकता है कि बात अनट्रू हो, लेकिन वो बिलीव करता था कि ट्रू थी, तो फिर वो फ्रॉड नहीं, वो मिस रिप्रेजेंटेशन समझी जाती है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और उसके अंदर हम करेंगे। सो इट विल इक्वल टू फ्रॉड इफ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन इज मेड बट बिकम्स अनट्रू एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द फैक्ट इज नोन टू द पार्टी हु मेड द रिप्रेजेंटेशन। आपने पहले एक बात सही की थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त आपको पता चल गया कि वो बात गलत है, तो अब आपको बताना चाहिए, अगर आप तब भी नहीं बताते तब भी वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगी। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट होनी चाहिए। अब किसी से सिर्फ आप एक राय पूछते हैं कि जी ये बता दें कि इन दो गाड़ियों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है, और वो कहता है जी मेरे ख्याल में तो ये गाड़ी जो सेकंड वन है ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी माइलेज अच्छी है, ये एक मेरे ओपिनियन है, ये फ्रॉड नहीं है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी फैक्ट से रिलेट करती हो तभी उसे फ्रॉड समझा जाएगा। एक्चुअली डिसीव, अब अगर एक शख्स को एक्चुअल बात का पता था, फॉर एग्जांपल एक पार्टी दूसरे को फ्रॉड कर रही है, लेकिन दूसरी को पता है कि ये बात गलत बता रही है, और वो फिर भी ये समझते हैं कि ये डील उनके लिए मुनासिब और वो कर लेते हैं, तो फिर ये फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जो डिसीव ही नहीं हुआ वो फ्रॉड नहीं है। नॉट डिसीव इज नॉट फ्रॉड। द फ्रॉड मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड द अदर पार्टी हु हैज एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअली डिसीव्ड होना भी इंपॉर्टेंट है। और नुकसान होना, अगर किसी ने एक स्टेटमेंट दी, उसकी वजह से उसने वो गलत स्टेटमेंट दी जानते बूझते हुए, आपने वो आइटम लिया लेकिन आपको नुकसान ही नहीं हुआ, तो जब नुकसान ही कोई नहीं हुआ तो फिर आप किस बात की कोई कंपनसेशन या क्लेम करना चाहते हैं। सो लॉस हैज बीन सफर्ड बाय पार्टी हु एक्टेड ऑन द रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी क्राइटेरिया। अब सिनेरियो देखते हैं कि इन पांचों बातों को किसी सिनेरियो में कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो सिनेरियो है हमारे पास एग्जांपल 21 से, आबिद नोज दैट हिज वॉच इज मेड इन पाकिस्तान बट टेल्स बाबर दैट इट हैज बीन मेड इन जापान। बाबर बायज द वॉच फॉर अ लार्ज सम। अब यहां तक सिनेरियो हमारा आ गया, अब आगे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। द फ्रॉड वॉज कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज आबिद, तो पहला एसेंशियल पूरा हो गया। इट वॉज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, यानी कि मेड इन पाकिस्तान बताया जबकि वो मेड इन जापान थी, तो ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फैक्ट, कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर बनाई गई है, उसकी इंजीनियरिंग या उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये तीसरा हो गया। एंड देयर वाज क्लियरली इंटेंशन टू डिसीव, और जाहिर बात है लार्ज सम बाबर ने पे कर दिया, ही गॉट एक्चुअली डिसीव्ड, और ज्यादा पैसे देने से उसको नुकसान भी हुआ, सफर्ड द लॉस। तो जब ये पांचों एसेंशियल्स पूरे हो गए, ये प्रूव हो गया कि एक फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड वाला रूल अप्लाई होगा इस केस पे। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, अब जब ये साबित हो जाता है कि एक पार्टी ने दूसरे के साथ फ्रॉड किया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल बन जाएगा, किस पार्टी के ऑप्शन पे, जिसकी कॉन्सेंट फ्रॉड की वजह से कॉज हुई थी, यानी जिसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, जिसके साथ फ्रॉड हुआ था। और जिस पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, वो ये भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कैंसिल ही करे कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने पर भी कह सकता है, वो इंसिस्ट कर सकता है जी बेशक फ्रॉड हुआ था लेकिन मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो आप दें, और फिर फ्रॉड की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस भी क्लेम कर लेगा। तो चाहे वो वाइड करता है, कैंसिल करता है, उस सूरत में भी कोई नुकसान हुआ है तो उसके डैमेजेस भी ले सकता है, और इवन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाता है तो उस सूरत में भी कोई जो नुकसान हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो मेड इन जापान घड़ी नहीं थी, मेड इन पाकिस्तान, वो कहते हैं ठीक है जी घड़ी आप मुझे दें लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस है वो वापस करें मुझे, तो इस तरह से वो डैमेजेस भी ले रहा होगा और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी हो रहा होगा। तो ये इफेक्ट ऑफ फ्रॉड पे बात आ जाती है। अब वंस अगेन यहाँ पर हम सिनेरियो देखते हैं। तो आबिद नोज दैट हिज वॉच इज मेड इन पाकिस्तान बट टेल्स बाबर दैट इट हैज़ बीन मेड इन जापान। अब यहाँ पर जो है हम सिचुएशन को अगर अंडरस्टैंड करें तो एक ये वही वाला सिनेरियो है, तो यहाँ पे फ्रॉड कमिट हो रहा है, बाबर पेज अमाउंट फॉर द वॉच एंड आबिद डिलीवर्स इट नेक्स्ट डे। तो यहां तक एक बात आ गई, बाबर कमिटेड, यहां पे हम बल्कि इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं। तो आबिद और बाबर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एक फ्रॉड इन्वॉल्व था। अब बाबर ने कमिट कर दिया वन ऑफ हिज क्लाइंट अरसलान मेड इन जापान
कॉन्ट्रैक्ट विद आबिद से मुझे वॉच मिलेगी, वो आगे किसी को सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया। सो अब बाद में बाबर ने डिस्कवर किया कि फ्रॉड कमिट हो गया, जो वॉच है वो एक्चुअली मेड इन जापान नहीं है। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बाबर, बाबर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और परफॉर्म भी कर सकता है, और इन एडिशन वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है जो उसको नुकसान हुआ अरसलान के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने के, क्योंकि उसने वॉच ले ली, प्राइस हायर भी दे दी, लेकिन अब उसे अरसलान को वो वॉच डिलीवर नहीं कर सकेगा जो उसने उसके साथ वादा किया था, उसकी नॉन परफॉर्मेंस के डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो वो फिर आबिद से डैमेजेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस भी ले सकता है जो उसने अरसलान को देने थे, और फ्रॉड की वजह से जो उसे नुकसान हुआ अगर कोई, तो वो भी क्लेम कर सकता है। तो ये इस केस का इम्पैक्ट होगा। अब एक्सेप्शन टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड रिसेंड का मतलब होता है कैंसिल करना। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कास्ट, तो एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन 5 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं या सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो उसमें से हम सिनेरियो लेते हैं वन बाय वन। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, ये पहला सिनेरियो, एंड द एग्रीव पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, यानी जो दूसरी पार्टी थी वो अगर मुनासिब सा भी चेक करती, आम तरीके से भी चीज को चेक करती, तो वो उसको चेक कर सकती थी, उसको ट्रूथ को जान सकती थी, फ्रॉड की वजह से इफेक्ट उसे नहीं होना चाहिए था। इस पे हम केस देखते हैं, एग्जाम्पल 23, कामरान बाउट अ कार फ्रॉम हबीब फॉर रुपीज 1.2 मिलियन। हबीब डिड नॉट टेल दैट कार वॉज फुली रीपेंटेड, फाइन, तो ये एक फैक्ट छुपा लिया। कामरान कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो हबीब साइलेंस अमाउंटेड टू फ्रॉड, बताना चाहिए था। रीपेंटिंग ऑफ कार वुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, बेसिक लेवल पर किसी भी मैकेनिक से चेक कर लें या कोई जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन जो कार चलाता हो वो अगर चेक कर ले तो पता चल जाता है कि कार रीपेंटेड है या नहीं है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो साइलेंस था उसको ऑर्डिनरी डिलीजेंस से चेक नहीं किया जा सकता था, उसे चेक किया जा सकता था। तो इस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं, द पार्टी गेव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। अब जिसे फ्रॉड का पता ही नहीं था वो फ्रॉड से अफेक्ट तो नहीं हुआ, तो फिर उसके पास भी राइट नहीं होगा कैंसिल करने का। इस पर हम एग्जांपल 24 देखेंगे। बुरहान लिमिटेड बाउट majority shares of Hussain Limited in order to gain control over new technological research being undertaken by Hussain Limited। अब मकसद क्या था, ताकि जो दूसरी कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च उनको मिल जाए। लेटर बुरहान लिमिटेड डिस्कवर्ड, अब लेटर का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्हें पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मटेरियली ओवरस्टेटेड, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट और फिगर्स थी वो ज़्यादा शो की हुई थी जो उन्होंने चेक ही नहीं की थी, एंड ही हैड पेड अननेसेसरली हायर प्राइस फॉर शेयर, और बहुत ज़्यादा प्राइस दे दी थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सही अगर उन्हें पता होता तो वो फिर उसकी बेस पे शायद कम प्राइस देते, लेकिन उन्होंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले देखी ही नहीं थी, तो वो उस फ्रॉड से तो अफेक्ट हुए ही नहीं थे। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एज हिज परचेज ऑफ शेयर वाज इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। जब फ्रॉड का पता ही नहीं था और क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल शेयर्स रिसर्च के लिए खरीदा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो उन्होंने बेस बनाया ही नहीं था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड, आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। अनम लिमिटेड बाउट मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ सनम लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच वर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर ही हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड थी, यानी उनमें गलतियां थी। आफ्टर डिस्कवरिंग द फ्रॉड Anam Limited transferred high value properties of Sanam Limited to itself on low prices to cut its losses। तो उन्होंने उसके जो शेयर्स खरीदे थे उस कंपनी के, उसके प्रॉपर्टीज अपने पास ट्रांसफर करवा ली, यानी बेनिफिट ले लिया। Anam Limited now cannot rescind the contract, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट ले लिया है आफ्टर डिस्कवरिंग द फ्रॉड। तो ये आफ्टर बिकमिंग अवेयर अगर वो कोई बेनिफिट ले लेता है तो तब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, तो फोर्थ पॉइंट है, एन इनोसेंट थर्ड पार्टी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले एक्वायर्स फॉर कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी पासिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब
लेट्स से कि जी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स अंडर द फ्रॉड सेल की, मिस्टर बी ने वो आगे किसी और को सेल कर दी और वो पार्टी उन गुड्स को लेकर जा चुकी है। अब मिस्टर बी की तो पास वो गुड्स ही नहीं है, वो उसे वापस कैसे कर सकते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस पॉइंट में कवर हो रहा है। इस पर हम एग्जाम्पल 26 देखते हैं। अहमद सोल्ड सर्टन गुड्स टू उमर बाय फ्रॉड। अब गुड्स अहमद से आ गई जी उमर के पास। उमर सोल्ड द सेम टू अली, उमर के पास से वो गुड्स आ गई अली के पास। हु एक्वायर्ड इन गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब है कि उसे नहीं पता था कि ये गुड्स जो है ना फ्रॉड के लिए फॉर कंसिडरेशन, बकायदा पैसे दे के खरीदा। लेटर उमर डिस्कवर्ड द फ्रॉड। अब उमर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल होगा वो तो उमर और अहमद के दरमियान होगा। अब गुड्स तो अली की हैं, तो अली की गुड्स तो वापस नहीं की जा सकती, तो उमर के पास ही गुड्स होती तो वो वापस हो सकती थी, अब तो वो गुड्स वापस नहीं हो सकती। तो ये फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं। द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में चीजें वापस हो ही नहीं सकती। अब ये भी बड़े सिंपल सी एक एग्जांपल इसमें इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। एग्जांपल 27, अहमद सोल्ड व्हीट ऑफ सर्टन क्वालिटी टू हसन बाय फ्रॉड विच हसन एंड हिज फैमिली कंज्यूम्ड। अब गंदम थी जी, उन्होंने उसका आटा बना के खा लिया। अब जब चीज़ खत्म हो गई तो वापस तो नहीं हो सकती। लेटर हसन डिस्कवर्ड द फ्रॉड रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट, बाद में पता चला जी क्वालिटी ऑफ व्हीट के बारे में उन्होंने फ्रॉड किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टीज को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकती। पैसे तो वापस हो सकते हैं, व्हीट वापस नहीं हो सकता। हाँ, जो गलत क्वालिटी थी उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, बट स्टिल डैमेजेस जो हैं, अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी अमाउंट क्लेम जा सकती है। और अब हमारा फ्रॉड के टॉपिक पर लास्ट जो अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है वो है साइलेंस एज टू फ्रॉड के बारे में। तो यहां पर है कि मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। तो खामोशी फ्रॉड नहीं होती, जनरली ये बेसिक रूल है। तो इसके ऊपर ये जो बेसिक रूल है इसके ऊपर ये पहला केस है। अमीर सेल्स बाय ऑक्शन, ऑक्शन नीलामी में जब चीज बेची जाती है, टू बानो अ हॉर्स विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड। अब हॉर्स जो है वो अनसाउंड है, वो ठीक नहीं है, लेकिन ऑक्शन में जो बेची जाती है वो चीज़ वो होती है कि भाई ये सामने चीज़ है, इसे देख लें और फिर बोली लगाएं, जिसको पसंद आती है, नहीं तो हर कोई इसे चेक कर सकता है। अमीर सेज नथिंग टू बानो, यानी साइलेंस है अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय अमीर, यानी यहाँ पे जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि उस हॉर्स को वो चेक कर सकते थे और चेक करके उसके हिसाब से उसकी पेमेंट वगैरह और या खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते या कितने का खरीदना चाहते हैं उसको देख सकते थे। तो ये फर्स्ट सिनेरियो। लेकिन फिर आ जाती है एक्सेप्शन, यानी वो दो सिचुएशंस जिनमें सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि साइलेंस अगर होगा तो उसे फ्रॉड समझा जाएगा। जिसमें पहली सिचुएशन है अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट पार्टीज स्टैंड इन फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। अब जहां पार्टीज फ्यूडिशरी रिलेशनशिप क्या होता है, जहां पर एक पार्टी दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है और दूसरी पार्टी को फिर उस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को पूरा करना होता है, उसको उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। अब खामोश रहना जो है वो फ्रॉड कंसीडर हो सकता है। सो अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो, अभी भी ऑक्शन है, वही केस है, विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड, सेम बात हुई है। लेकिन अमीर सेज नथिंग टू बानो अबाउट द हॉर्स एंड बानो इज अमीर्स डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज। ये अब एक ऐसी सिचुएशन है कि एक फादर को अपनी डॉटर को, जो अभी रिसेंटली उसकी माइनॉरिटी एंड हुई है, वहां पर उसको उसके बेस्ट इंटरेस्ट में एडवाइस करना चाहिए, बजाय इसके कि साइलेंस रख के जो है उसको एक गलत चीज सेल कर दी जाए। हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट अमीर्स ड्यूटी टू टेल बानो, यानी यहाँ पे फादर की ड्यूटी थी कि वो अपनी बेटी को बताए कि हॉर्स की क्वालिटी में क्या इशूज हैं, और ये यहाँ पे जो साइलेंस है दैट वुड बी फ्रॉड। तो ये जो सेकेंड सिचुएशन थी इसका सिनेरियो ये वाला है। फिर हम देखते हैं और वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये तीसरी सिचुएशन आ गई, और ये इस पर जो है हमारे पास थर्ड केस है। अमीर सेल्स बाय ऑक्शन टू बानो अ हॉर्स which Amir knows to be unsound. Fine. Bano says to Amir, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. भाई अगर आप कुछ इसको इनकार नहीं करते तो फिर ये समझेंगे कि हॉर्स ठीक है। अमीर says nothing, यहां पर खामोशी जो है वो इस जवाब के बराबर है कि हॉर्स जो है वो साउंड है।
Here a mere silence is equivalent to speech. If the horse turns out to be vicious यानी अनसाउंड होता है तो अमीर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड। तो ये बेसिक रूल है जिसमें फ्रॉड नहीं है। ये दोनों वो सिचुएशन हैं एक्सेप्शन के तौर पे जिसमें फ्रॉड कंसीडर होगा, यानी जहां पार्टीज के दरमियान रिलेशन फिड्यूशरी हो या फिर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच हो। तो फ्रॉड के ये टोटल पॉइंट्स थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।